दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव हो रहा है और चुनाव के दौर में बिल्कुल आखिरी वक्त तक गठबंधन के भीतर लठबंधन की स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं भी परस्पर विश्वास का अभाव दिख रहा है। उस अभाव के बीच क्या बिहार की जनता को एनडीए गठबंधन ये भरोसा दिला पाने की स्थिति में है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ कोई खेल नहीं होगा? और नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है, वो कोर वोटर क्या ये भरोसा कर पाने की स्थिति में है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों की तरह नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और गिरिराज सिंह जैसों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? क्या ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, न कि गिरिराज सिंह टाइप कोई भाजपा नेता मुख्यमंत्री होगा? एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल को लेकर बिहार में सामाजिक स्तर पर गांव गांव, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले जिस प्रकार का मंथन चल रहा है कि क्या बिहार में मंडल पर कमंडल हावी हो जाएगा। दरअसल पिछले 3 दिनों में जो बड़ा भाई छोटा भाई का मुद्दा, बराबरी के सीट बंटवारे, चिराग पासवान को दी जाने वाली सीटों की घोषणा और इनके साथ जिस तरह से एनडीए में विश्वास का अभाव टूटता हुआ देखो, विश्वास का अभाव साफ साफ दिखाई दिया। उसके बाद तो ये साफ हो चला कि एनडीए गठबंधन के अंदर वोटर्स के बीच जिस प्रकार की धारणा है, अब नीतीश कुमार के चेहरे पर नीतीश कुमार का कोर वोटर सिर्फ जेडीयू की सीटों पर ही वोट करने की स्थिति में होगा। बाकी जगह वो संशय की स्थिति में होगा कि क्या वाकई यदि भाजपा लोजपा को नीतीश कुमार का कोर वोटर वोट देता है तो कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। ये सवाल चल रहा था, लेकिन इस सवाल से भी बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। और सामने आकर जो सवाल खड़ा हो गया, वो सवाल ये है कि क्या 64 से 100 पहुंचने की, सेंचुरी बनाने की जो कोशिशें हैं, शतक मारने की जो कोशिशें हैं, वो शतक मारने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी का बटाधार कर रही है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर दरक चुका है? क्या है ये 64 से 100 की कोशिशें? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिसे अपना कोर वोटर कहती है, आम बोलचाल की भाषा में उसे भूरा बाल कहते हैं। जाति जनगणना के बाद पिछड़े वर्ग के वोटर भी अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों में अपनी सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग तरह के वोटिंग पैटर्न पर जाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं से भी जब जाति की बात शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक है कि फिर उसके बाद सांप्रदायिक एकता की कोशिश करने की कोई भी कवायद वो बुरी तरह से विफल होती है। क्या हुआ था बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में? उस वक्त तो कल्याण सिंह हिंदुत्व के नायक बनाकर पेश किए गए थे, लेकिन क्या हुआ? मिले मुलायम कांसीराम का नारा कल्याण सिंह और जय श्री राम के नारे के ऊपर भारी पड़ गया था। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि जो जय श्री राम का नारा लगाने वाला तबका है, वो जय श्री राम का नारा तो लगा रहा है, लेकिन जय श्री राम का नारा नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी बिहार के अंदर जाकर एक जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हो गए। सभी नेता बिहार में जाकर जातीय समूह के नेता में तब्दील हो जाते हैं। लालू यादव भी गरीबों और पिछड़ों के नेता कभी हुआ करते थे। आज के दौर में यादव समुदाय के नेता के तौर पर लालू यादव की पहचान बनाने में कुछ उनके अपने कार्यकर्ताओं का योगदान है, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे जमकर प्रचारित किया। उसके अपने जो उसके प्रभाव में चलने वाला गोदी मीडिया है, उसने भी प्रचारित किया। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की पहचान बिहार में सुशासन बाबू की जो पहचान थी, उस पहचान ने नीतीश कुमार को 115 सीटों तक पहुंचा दिया था। उस पहचान को नीतीश कुमार को एक कुर्मी नेता के पहचान तक सीमित करने में बीजेपी के थिंक टैंक की भी एक भूमिका रही है, जो अंदर खाने काम करती है। और जब सबकी जातीय पहचान है, चिराग पासवान की भी जातीय पहचान है, प्रशांत किशोर को भी प्रशांत किशोर पांडे कहकर लोग संबोधित कर रहे हैं, उन्हें भी ब्राह्मणों तक सीमित किया जा रहा है, तो भला नरेंद्र मोदी बिहार में तेली समाज, जिस समाज से कहा जाता है कि मोदी जी आते हैं, एक एक्सटेंडेड तेली कम्युनिटी, एक विस्तारित तेली समाज से वो आते हैं, तो उस तेली समाज से, जिस समाज से नरेंद्र मोदी आते हैं, वो भी तो 2.8%, 2.81% बिहार में उसकी जनसंख्या है। तो क्या नरेंद्र मोदी को तेली समाज के नेता के तौर पर बिहार की जनता जाति गणना के बाद देख रही है? बिल्कुल देख रही है।
योगी आदित्यनाथ भी बिहार में ठाकुर नेता हो गए। और जब सब जातीय खांचे में फिट हो गए और बिहार में बीजेपी का जो कोर वोटर है, भूरा बाल जिसे कहते हैं, उस भूरा बाल के बूते जो बीजेपी नैरेटिव बनाती है, अब वो भूरा बाल भी अपनी सामाजिक परिस्थितियों को देख रहा है। उस भूरा बाल को पता है कि उसके बीच से मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। अब गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये भूरा बाल बखूबी जानता है कि बनने की संभावना कम है। तब सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री ना तो दलित समाज से बनना है, ना तो ईबीसी समाज से बनना है, ना सवर्ण समाज से बनना है, ना अल्पसंख्यक समाज से बनना है, तो आखिर वो भूरा बाल क्यों नीतीश कुमार या लालू यादव से बैर रखेगा? क्यों वो भूरा बाल प्रशांत किशोर से बैर रखेगा? जब उसका मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। भूरा बाल यानी एक एक्रोनिम के तौर पर बिहार में समाजशास्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ। तो भूरा बाल आज की तारीख में बिहार के अंदर जब उसका मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जब वो सीएम बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वो अब अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर रहने की स्थिति में नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला बनने की स्थिति में नहीं है। अब वो भूरा बाल अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहता है। उस भूरा बाल की आबादी बिहार में जातीय जनगणना के बाद स्पष्ट हो चुकी है कि महज 10.5% है, लेकिन उसके विधायकों की संख्या 26% है। और उस विधायकों की संख्या जो 26% यानी 64 है, उस 64 की संख्या को ये भूरा बाल 100 तक ले जाना चाहता है। और जब वो शतक मारना चाहता है, सेंचुरी मारना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो रही है। अरे भाई, जब उस भूरा बाल के आप शुभचिंतक हैं, तो उसके सेंचुरी मारने से आपको दिक्कत क्या है? अगर वो सेंचुरी मारने की इच्छा रखता है, तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी उसे टिकट देगी उसके साथ जाएगा। दरअसल जो किसी ने नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा, वो अब हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि भूरा बाल को यह लगता है कि उसे सम्राट चौधरी का नेतृत्व नहीं चाहिए, उसे दिलीप जायसवाल का नेतृत्व नहीं चाहिए। और जब उसे सम्राट चौधरी का नेतृत्व नहीं चाहिए, दिलीप जायसवाल का नेतृत्व नहीं चाहिए, और इन दोनों के ऊपर प्रशांत किशोर एक बहुत सब्सटेंशियल माने जाने वाले, प्रामाणिक माने जाने वाले तथ्यों के आधार पर आरोप लगा चुके हैं, तो जिसकी जांच होनी चाहिए थी, उस जांच की बजाय भाजपा उन्हें एक को प्रदेश अध्यक्ष और एक को विधानमंडल दल का नेता बना करके बिहार में अपना चेहरा बना करके चुनाव लड़ रही है। तो फिर उस भूरा बाल को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे या तेजस्वी यादव हो जाए या सम्राट चौधरी हो जाए या दिलीप जायसवाल हो जाए। जब कोई नृप हो हमेका हानि वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, तो उस परिस्थिति में वो भूरा बाल क्या करेगा? दरअसल वो भूरा बाल अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है कि 64 से कैसे आगे बढ़े। जरा इस ब्रेकअप को देखिए हमारी स्क्रीन पर, किस प्रकार से 2020 के चुनाव में भूरा बाल का प्रतिनिधित्व था। 64 विधायक थे, उसमें राजपूत समुदाय के 28 विधायक थे, भूमिहार समुदाय के 21 विधायक थे, ब्राह्मण समुदाय के 12 विधायक थे और कायस्थ समुदाय के 3 विधायक थे। अब 64 की संख्या पर जब अपने मन के लायक नीतियां नहीं बनवा पा रहा ये भूरा बाल, तो वो संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है कि असेंबली के अंदर उसके प्रतिनिधि इतने होने चाहिए जितने ज्यादा हो सके। 100 का टारगेट लेकर यदि ये भूरा बाल चल रहा है, अगर वो 80-90 भी बना लेता है, तो उसकी स्थिति यही है कि बिहार में सत्ता की लगाम वो अपने पास रखे, चाहे पार्टी कोई भी हो, अपने पास लगाम रखने की कोशिश करे। यही बिहार में अभी हो रहा है। पहले उसे 2 विकल्प मिलते थे। भूरा बाल को ज्यादातर टिकट पहले मिलते थे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फोल्ड से। अब राजद ने भी स्ट्रेटजी बदली है, राजद ने भी ठीक ठाक संख्या में टिकट देने जा रहा है। और जो 2 ऑप्शन होते थे, एनडीए या महागठबंधन, अब उसमें तीसरा ऑप्शन भी जुड़ गया है। जब तीसरा ऑप्शन जुड़ गया है, तो स्वाभाविक है कि एक विकल्प और बढ़ गया, 1/3 प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और बढ़ गई है कि भूरा बाल के सामने अपने कैंडिडेट आ जाए। और आखिर वो सोचे भी तो क्यों ना सोचे। कुम्हरार कहा जाता है बिहार में कायस्थों की राजधानी है कुम्हरार। बीजेपी से जब से वो विधानसभा सीट बनी तब से कायस्थ ही वहां चुनाव जीतते थे आमतौर पर। इस बार टिकट काट दिया गया।
टिकट दिया गया एक गुप्ता जी को। और जाने माने मैथमेटिशियन जिनकी किताब हम सब ने पढ़ी है 11वीं 12वीं में, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ +2 का एग्जाम देते थे, वो केसी सिन्हा के नाम से तो जरूर परिचित होंगे। देश के जाने माने मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, उनको जनसुराज ने वहां से उतारा है। कायस्थ समुदाय से आते हैं। अब भला वहां पर कायस्थ समुदाय और भूरा बाल के से आने वाले दूसरे लोग आखिर केसी सिन्हा जैसे विद्वान लोगों को वोट देने से क्यों परहेज करेंगे? ठीक इसी तरह से मुजफ्फरपुर से एक डॉक्टर दास की चर्चा चल रही है, वो भी कायस्थ समुदाय से है। छपरा की बात मैंने देखा, छपरा से बीजेपी ने कहा जा रहा है कि वैश्य समुदाय या तेली समुदाय के ही किसी व्यक्ति को टिकट दिया है, जबकि छपरा में राजपूतों की आबादी बड़ी है और जनसुराज ने किसी जेपी सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दिया है। पढ़े लिखे आदमी है, फिर वहां पर वो क्या करेंगे? दरअसल ये पूरा चुनाव किसी एक व्यक्ति तक केंद्रित नहीं है। ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व का चुनाव नहीं रह गया है, जैसे 2005 में लालू हराओ पर चुनाव हो रहा था। 2010 में नीतीश कुमार के 5 साल के कामकाज पर मुहर लगाने के लिए चुनाव हो रहा था। 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान के बाद आरक्षण बचाने के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था और नीतीश कुमार पर वोटर्स को भरोसा था कि चाहे जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहे, सामाजिक न्याय, आरक्षण और सुशासन के मुद्दे पर समझौता नहीं होने देंगे। उस पर चुनाव हो रहा था। और 2020 का चुनाव घात प्रतिघात का खेल, बिल्कुल चंद्रकांता सीरियल जो आपने देखा होगा दूरदर्शन के जमाने में, वैसे ही घात प्रतिघात का खेल जो चल रहा था, उस पर चुनाव हो रहा था। चिराग मॉडल के बीच चुनाव हो रहा था, ओवैसी मॉडल के बीच चुनाव हो रहा था। और उन सब के बीच समय का पहिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो 2025 का जो चुनाव हो रहा है, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ना बने इसके लिए चुनाव कम हो रहा है। ये मुद्दा है कि नीतीश कुमार की जगह कौन, और वोटर ठिठक रहा है कि नीतीश कुमार की जगह कौन में, जब उसे एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी दिखते हैं। तो जदयू के वोटर को, जदयू की 101 सीटों पर तो साफ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार ही ठीक है। बिहार की भाषा में कहें तो नीतीशे ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो अति पिछड़ा, महादलित या लौकुश समाज का वोटर जेडीयू को वोट कर रहा है, क्या वो वोटर इस बात को लेकर मुतमईन है कि भाजपा और लोजपा को वोट देने के बाद यदि वो जीतते हैं तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि 2025 में विधानसभा चुनाव में यदि एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे। ऐसी कोई घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। तो जब घोषणा नहीं की गई तो संशय बढ़ना स्वाभाविक है, मन में डाउट होना स्वाभाविक है। और जब ये सारी परिस्थितियां चल रही है तो इन सब के बीच बीजेपी का चुनावी एटीएम कहा जाने वाला अपर कास्ट वोटर हिलता हुआ नजर आ रहा है। और अपर कास्ट वोटर जब हिलता हुआ नजर आ रहा है तो उसके हिलने के कई कारण हैं। 11 साल की मोदी सत्ता में क्या दिया है? मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तो सबको मिल रहा था, आरक्षण वालों को भी नौकरियां मिल रही थी, बिना आरक्षण वालों को भी नौकरियां मिल रही थी। 6 पे कमीशन के रूप में जब मोटा पैसा सरकारी कर्मचारियों को मिला या उसकी देखा देखी प्राइवेट सेक्टर ने सब जब सैलरी बढ़ाई, तो जो भी लोग नौकरी में थे वो अगड़ा पिछड़ा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक देख करके तो बढ़ाया नहीं, सभी वर्गों के लोगों को उसका फायदा मिला। लेकिन 2014 के बाद से जो तथाकथित अमृत काल आया, अच्छे दिन आने की बात कही गई, उसके बाद से मोदी जी का भाषण और 5 किलो राशन के सिवा आखिर मिला क्या? मंगलसूत्र और मुजरा जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री की शब्दावली और उनके मुखारबिंद से निकलने वाले शब्द जाकर केंद्रित हो जाए तो देश की जनता को यह देखकर निराशा जरूर होती है कि कहां देश के लिए मरने मिटने का जज्बा लेकर आने वाला नौजवान जो आर्मी और पैरामिलिट्री में जाना चाहता था, वो अब 4 या 6 साल की नौकरी के लिए अग्निवीर बनने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है कि बिना पेंशन के 4 या 6 साल में घर लौट जाओ और फिर घर आकर के खैनी बनाने का काम करो, गुटखा खाने का काम करो और पान चाय की दुकान पर बैठ के जय श्री राम का नारा लगाओ। क्या इसी के लिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाई गई? और जब अग्निवीर जैसी स्कीम लाई गई तो इस देश के बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं उठाए,
जिन्हें ये नहीं पता कि रिवर्स स्विंग क्या होती है और यॉर्कर क्या होता है, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट की संस्था को चलाने के लिए सर उसके बॉस बने बैठे हैं। क्या ये हड्डी गलाने वाले बिहार के नौजवानों को नहीं पता है? आज अपर कास्ट के लोग इस बात को बिहार में पूछ रहे हैं कि एक ही तो जगह थी आर्मी में जहां आरक्षण जैसी चीजें नहीं होती थी। फिर वहां जाने के बाद वहां अगर 4-6 साल की व्यवस्था की गई तो नुकसान किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार से वैकेंसियों की स्थिति हुई, किस प्रकार से अलग अलग पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, जिसमें बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलती थी, रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, जिसकी जितनी संख्या थी, जिसके लिए जितना कोटा था, सबकी बहाली होती थी। लेकिन किस प्रकार से बीएसएनएल को बर्बाद किया गया, किस प्रकार से भारत पेट्रोलियम को बेचने की बुनियाद डाली जा रही है, किस प्रकार से इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर एक अलग तरह का खेल खेलकर सरकारी कंपनियों को और सरकारी संस्थाओं को, बड़े बड़े एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर के हाथों उसके हवाले किया जा रहा है। आज आप एयरपोर्ट पर जाएं तो एक मिनरल वाटर 1 लीटर की बोतल 200-250 रुपए तक मिलती है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा क्या गांव में रहने वाले किसी सिंह जी, मिश्रा जी, सिन्हा जी या पांडे जी के जेब में जा रहा है, या किसी पासवान जी या किसी यादव जी के जेब में जा रहा है, या किसी खान जी या अंसारी जी के जेब में जा रहा है? ये जिन जी के जेब में जा रहा है उसे इस देश का जेनजी, बिहार का जेनजी उसे समझ रहा है। और जब देश का जेनजी और बिहार का जेनजी उसे समझ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व, जो पकौड़े तलने वाले रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए वाली व्यवस्था तक ले जाकर सीमित करने पर आमादा है, उसके प्रति तो साफ साफ दिख रहा है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक चेतना जगाने की कोशिश कमजोर पड़ के बिहार जैसे राज्य में, जहां सांप्रदायिक चेतना की जगह सामुदायिक चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, कम्युनल कॉन्शसनेस की जगह कम्युनिटी कॉन्शसनेस ज्यादा बड़ी हो जाती है उस राज्य में, तो उस पूरे के पूरे खेल को तो नए सिरे से परिभाषित करने का काम एक तरफ जाति गणना के माध्यम से नीतीश कुमार ने किया, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के माध्यम से खुद 11 सालों से चल रही नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जब इस तरह के हालात बना ही दिए गए, उसके बाद कहां गया मेक इन इंडिया, कहां गया स्टार्टअप इंडिया, कहां गया स्टैंड अप इंडिया, कहां गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना? ये जनता सब कुछ देख रही है। हमारे आपके घर में एक मोबाइल फोन से लेकर कान में लगाने वाले ईयरफोन तक, घर में मौजूद कोई भी ऑपरेटर शायद ही स्वदेशी निकले, असेंबल किया जा रहा है नोएडा में लाकर या कहीं ला करके। ये हालात जब इस देश में बने हुए हैं तो 5 किलो राशन देना सरकार की मजबूरी है, न कि सरकार की नीतियों का परिणाम है। और खासकर जिस राज्य में पलायन ज्यादा था, पलायन के नाम पर रोजगार तो मिलता था लेकिन अब रोजगार है नहीं। फैक्ट्रियां कितनी धुआं उगल रही है सबको पता है। जब सारा सामान विदेशों से ही आ रहा है, यहां पर आके असेंबल हो रहा है, तो लोगों को फैक्ट्रियों में रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से जनरल बोगियों में और स्लीपर बोगियों में लदा के लोग बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, इन सब शहरों से लोग लदा करके ट्रेन में गुजरात जाएंगे, तो जाएंगे क्यों? जो हालात अभी बने हुए हैं, इन सब के बीच बिहार जो फैसले लेने जा रहा है, स्वाभाविक है कि अब सांप्रदायिक चेतना की जगह कम्युनिटी चेतना आई है, तो क्लास कॉन्शसनेस यानी वर्ग की चेतना भी आई है। जेनजी भी एक वर्ग है। 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को आजकल जेनजी कहा जा रहा है। तो 97 से 2007 के बीच जिनका जन्म हुआ वो वोटर तो है अभी, और वो जेनजी अब हिंदुत्व के नाम पर राम नाम जपना, पराया माल अपना करने की स्थिति में नहीं है। वो जेनजी अब रोजगार चाहता है। उस जेनजी को अग्निवीर नहीं चाहिए, उस जेनजी को पुरानी व्यवस्था चाहिए। उस जेनजी को लोअर मिडिल क्लास की जो एक ड्रीम जॉब होती है इस देश में, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की और गरीब परिवारों और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो बैंक पीओ की नौकरी होती है, जिसे कहा जाता है कि एक गरीबों के परिवार में या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो गरीबों के गरीबी के हालात में ही कमोबेश जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए एक ठीक ठाक जॉब होती है। कितनी वैकेंसी बैंक में आ रही है? आज अगर तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को
400 पार दे दिया होता जो नारा लगाया जा रहा था, 272 भी पार करा दिया होता, साधारण बहुमत भी दे दिया होता, तब तो अब तक आप स्टेट बैंक को छोड़कर देखते कि सारे के सारे बैंकों को प्राइवेट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होती। जिन बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया गरीबी हटाओ के नारे के साथ, उस सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में जाकर के लोगों को दिखाई देते, फिर वैकेंसियां कैसी आती। ये हालात अभी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा विमर्श का केंद्र है, और विमर्श का केंद्र इसलिए है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नौकरी चाहे सरकारी सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके बीच मुद्दा बना हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बीजेपी के कोर वोटर्स यानी अपर कास्ट के बीच। तो स्वाभाविक है कि उसे साफ साफ दिख रहा है कि 64 की संख्या को यदि 90 या 100 पहुंचा दिए तो विधानसभा के अंदर राज्य सरकार की नौकरियों को लेकर सवाल उठाने वाले उसके लोग तो रहेंगे। अब एनडीए 64 लोगों को तो 64 तो एनडीए से नहीं आने वाले, सब मिलाकर 64 है। तो जो जहां से टिकट दे रहा है, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या जनसुराज हो, जो जहां से टिकट दे रहा है उसके साथ जा रहे हैं। पिछड़े वर्गों के बीच, अति पिछड़े और महादलितों के बीच नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य और भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसके बीच फैसला लेना है। और फैसले की घड़ी में तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण से कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये एक सवाल भी बना हुआ है। छोड़ दीजिए कि मुकेश सहनी गठबंधन में है या नहीं, भूल जाइए कि राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई। ये सब यात्रा, चाहे बात हिंदुत्व की हो, चाहे बात चुनावी हिंदुत्व की हो, चाहे बात रोजगार की हो, चाहे बात समता की हो, चाहे बात क्षेत्रीय संतुलन यानी रीजनल इंबैलेंस को खत्म करने की हो, हर मुद्दे को यदि बिहार को एक पैन इंडिया डायस्पोरा के रूप में देखने की कोशिश करें तो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला फैक्टर अब न तो 2005 वाली परिस्थिति में है, न ही 2015 वाली परिस्थिति में, न ही 2020 वाली परिस्थिति में है। अब मुद्दों के आधार पर एक वोट बैंक बिहार में खड़ा हो चुका है। वो मुद्दा जातीय भी है, वो मुद्दा सामाजिक भी है, वो मुद्दा आर्थिक भी है, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें कम्युनल फ्लेवर भी है, सांप्रदायिक झुकाव भी है। लेकिन वो झुकाव 2014 वाले लेवल का नहीं है, वो झुकाव अब 2025 आते आते उसका महज 10% वो कम्युनल फ्लेवर बचा हुआ है। वरना आज मोदी और योगी हिंदुत्व के नायक की तरफ वैसे ही देखे जाते जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव या 2014 में देखे गए थे। अब मोदी और योगी अपने जातीय नेता के रूप में बिहार के अंदर तो तब्दील हो चुके हैं। आगे क्या होना है इंतजार कीजिए। और ऐसा लग रहा है कि खेल बिहार में 14 नवंबर की काउंटिंग के बाद नहीं, 11 नवंबर की वोटिंग खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल की तरफ नहीं, फोन घनघनाने के साथ, तार जुड़ने के साथ, गठबंधन के बीच में नए सिरे से गठबंधन तय होने के रूप में सामने आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।